क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एक साथ मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 1 है। शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं। शून्यकों का योग 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भी कितना है? 1 है। तो बहुपद कैसे निकालते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इस रूप में आप निकालेंगे, बराबर द्विघात बहुपद हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग x की गुणा इसके साथ प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह है फॉर्मूला। इसको आप तैयार कर लीजिए कि किसी बहुपद के शून्यकों का योग यदि दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, ठीक हो गया। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग गुणा गया x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? 1, तो 1 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1, तो ये बन जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो जरा सा करना है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ये फॉर्मूला एक प्रकार का, ठीक हो गया। शून्य का मतलब इस बहुपद को x के वो कौन कौन से मान हैं जो इस बहुपद को शून्य कर दें। तो दो मान होंगे x के, x की घात 2 है, तो उन दो का योग भी दिया हुआ है और उनका गुणनफल भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला ये हो गया द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया x² माइनस x प्लस 1। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करते हैं। 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, बड़े सरल होते हैं, ठीक है, आसान होते हैं। बस थोड़ा आजकल आपको ध्यान देना है, थोड़ा आजकल ज़रा पढ़ाई बढ़िया से कर लीजिए, रिवीजन बढ़िया सा कर लीजिए। अच्छा रिवीजन आप करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा, एग्ज़ाम में आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये लिखा हुआ है, बिंदु 2 3 तथा 4 A के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि मेरे पास एक बिंदु A है जिसके निर्देशांक x1 y1 हों, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2 y2 हो, तो A से B, AB, बिंदु A से B की दूरी, तो AB हो जाएगा, AB मतलब A और B के बीच की दूरी, फॉर्मूला है, याद रखना इसको, x2 माइनस x1² प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और उसका वर्गमूल, ठीक है। यहाँ पर x1 y1 एक बिंदु क्या है? 2 3, तो इसको लिख दो तो मैं 2 3, और दूसरा बिंदु कौन है? ये दूसरा पॉइंट ये है, वो है 4, 1, ठीक है। तो बिंदुओं, किन किन बिंदुओं? बिंदुओं 2 3 व 4 1 के बीच की दूरी, इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे देंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए x2 माइनस x1, ये x2 है 4,
x2 4 है, y2 1 है, x1 2 है, y1 3 है, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस टू स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1, 1 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, यहां पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, 4 माइनस 2 कितना आया 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना माइनस 2, तो माइनस 2 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर हुआ माइनस 2 इंटू माइनस 2, और माइनस के गुणा प्लस, तो 2 2 जो कितना हो गया 4, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, इतना लिख दीजिए, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, और वर्गमूल का साइन है, वर्गमूल का चिन्ह है, तो 2 गुणा 2, एक वर्गमूल बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 2। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमको दे रखा है 2 वर्गमूल 2 या वर्गमूल 8, ठीक है ना, इतना मात्रक लिख देना चाहिए। मात्रक मतलब जो भी इकाई हो सकता है बीच की दूरी सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किस में हो मालूम नहीं है, इसलिए मैंने आगे क्या लिख दिया, मात्रक लिख दिया। ठीक हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस पर मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, और ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप याद कर लीजिए, और किस ढंग से अप्लाई करना है उसको भी ठीक से समझ लीजिए। ठीक हो गया। ये बात मैंने आपको बताई है कि एक प्रश्न के बाद जब आप दूसरा प्रश्न करेंगे तो आप 3 लाइनों का गैप छोड़ देंगे, 3 लाइनें छोड़ करके अगला प्रश्न करिए। ठीक है ना, ऐसा करने से एग्जामिनर को भी, जो आपके परीक्षक होंगे, जो बोर्ड की कॉपी आपकी चेक कर रहे होंगे, उनको क्वेश्चन आपका स्पष्ट दिख जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके स्पष्ट दिखेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन को मिलाना नहीं है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न जब शुरू कर रहे हैं तो 3 लाइनों का गैप रखिए बीच में। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैं वृत्त बनाता हूं, देखिए आप, एक वृत्त बना रहा हूं। देखिए, ये सर्किल है, ठीक है, वृत्त, इसका केंद्र है, केंद्रों का वृत्त है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से बताता हूं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त पर जितने बिंदु होते हैं उतनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे माना यहां पर एक बिंदु ले लिया, तो ये हो गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब जो केवल टच करके निकले, जैसे माना कान से कोई चीज़ निकल करके गई, केवल टच कर रही है, काट नहीं रही है, ऐसी काट नहीं रही है। यहाँ कोई बिंदु है, इस स्पर्श रेखा कैसी खींची जाएगी, ऐसे। यहाँ कोई बिंदु है, कैसी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ऐसी। यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु है। तो वृत्त पर कितने बिंदु हो सकते हैं, वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो जब वृत्त की परिधि पर, ये परिधि है, इस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, तो प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, और जब बिंदु ही अनंत हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, प्रश्न क्या है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, क्योंकि वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत, अनंत बिंदु हैं।
तो प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, तो अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो मैं यहां पर इसका उत्तर लिख देता हूं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब आप देखो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये तो क्या है कि वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, उनकी बात हो रही है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं? यदि माना ये बोला गया कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। ये थोड़ा ध्यान रखना आपने। प्रश्न है कि ये कोई वृत्त है और ये कोई बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु से, वृत्त का केंद्र है, बाह्य बिंदु आपका पी है, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि वृत्त से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। माना मैंने कहा MN, इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक है PM और दूसरा है PN, और इनकी लंबाएं भी आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, तो वृत्त पर प्रश्न देखो, इस प्रश्न का नेचर देखिए कैसा है। ये क्या कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं? आपने कहा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। परंतु यदि ये प्रश्न हो गया कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लिखेंगे एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ये भी आपको जानकारी रखनी है कि उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ठीक है, जितना PM उतना ही PN। ठीक हो गया, PM बराबर PN। अच्छा, तीसरा प्रश्न मैं इसी में आपको बोल रहा हूं कि वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु है Q। इस Q बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींची जा सकती हैं, या बिंदु Q से कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। केवल एक बिंदु की बात कर रहा हूं। वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, उससे कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? केवल एक। ये भी प्रश्न है। ठीक है, तो वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, उससे केवल एक ही स्पर्श रेखा जा सकती है। ठीक है, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु यदि है, माना ये मैं कह रहा हूं T कोई बिंदु है वृत्त के अंदर, तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इस बिंदु से होकर जाने वाली जो भी रेखा होगी वो वृत्त को कट कर देगी। इसको बोलते हैं छेदक रेखा बन जाएगी, ये स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। क्लियर हो गया? तो वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो इस प्रश्न में इतनी इंफॉर्मेशन आप जोड़ लीजिए। एक तो एक था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपने कहा अनंत, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं। दूसरी बात मैंने कहा कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि वृत्त पर कोई बिंदु है, उससे केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और यदि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे होकर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, इस सेकंड लाइन हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इस रूप में इस इंफॉर्मेशन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितने प्रकार की स्पर्श रेखाएं मैंने आपको बताई हैं, ये सब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कई बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यही क्वेश्चन है, माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। इसको तैयार कर लेना, कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन।
ठीक है, माध्य निकालना आपको आता है, माध्यक निकालना आपको आता है, बहुलक निकालना आपको आता है। मीन, मीडियन, मॉड, इनमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध होता है? तो माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। ठीक है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी ये। ठीक है, तो इसको याद रखना कि 3 माध्यक को, या माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, एक ही बात है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये होता है संबंध। 3 गुणा गया माध्यक, 3 गुणा गया माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा गया माध्य। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं, 3 गुणा गया माध्यक, एक ही बात है, 3 गुणा गया माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा गया माध्य। इसको याद रखना, इंग्लिश में लिख देता हूं, 3 मीडियन कहते हैं माध्यक के लिए, माध्यक बोलो या माध्यिका, इज इक्वल टू बहुलक हो गया मॉड प्लस 2 मीन कहते हैं माध्य के लिए। ठीक है, 2 मीन प्लस मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये भी हो सकता है कि बहुलक दे रखा है, माध्य दे रखा है और माध्यक निकालना, तो ये सूत्र लगाएंगे, या माध्यक और बहुलक दिया हुआ है, माध्य निकालना तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, माध्य और माध्यक दे रखा है, बहुलक निकालना का, तो ये इस फॉर्मूले को लगाइए। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये वाला। ठीक है ना, इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ये इंग्लिश में है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस मैं बोर्ड में लिखता हूं, आइए फिर उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्रीज हो। पाई का मान दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 8 उसके 8 पार्ट्स हैं, तो 1 मार्क्स के वहाँ हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक है ना, बड़े सरल होते हैं, आप ध्यान से करेंगे तो निश्चित रूप में आप कर डालेंगे। ठीक है, तो पहले तो आप त्रिज्यखंड समझे। त्रिज्यखंड क्या होता है? मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ये वृत्त है, कोई ये वृत्त है, ठीक है, इसका मैं त्रिज्यखंड बनाता हूं। आप देखिए ये केंद्र है इसका, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ओ ए बी, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर, ये सेक्टर है। ठीक हो गया, इसका नाम है त्रिज्यखंड, सेक्टर। त्रिज्यखंड का मतलब हुआ क्या? त्रिज्याओं के बीच है, एक ही त्रिज्या है, एक ही त्रिज्या है, उसके बीच का क्षेत्रफल है, तो इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, सेक्टर। ठीक हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? माना आर इसकी त्रिज्या है और इसके केंद्र पे जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये यदि ये थीटा है, केंद्र पर कोण थीटा है और त्रिज्या आर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जरूर लिखे प्रश्नों में। सूत्र लिखने से एग्जामिनर को भी ये हो जाता है कि ये बच्चा जानता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा ओवर 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिए, थीटा बाई 360 अंश गुणा गया पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है त्रिज्यखंड का।
यहाँ पर देखिए क्या क्या दे रखा है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। रेडियस, r रेडियस है, r त्रिज्या दे रखी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, कोण क्या बोल रहे हैं 60 डिग्रीज, थीटा हमको दे रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये वाला एंगल 60 है, रेडियस हमारे पास कितना 6, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्रीज बाई 360 डिग्रीज, सूत्र है ये, थीटा की जगह 60, मतलब ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये 60 अंश है, तो थीटा ये वाला कोण 60 डिग्रीज, ये है थीटा, तो थीटा 60/360 इंटू पाई, पाई का मान है 22/7, पाई दिया हुआ है यहाँ पर 22/7, गुणा गया आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर, तो त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणा 6, ठीक। अब इसे काटिए, 60 से 360 करता है 6 बार, ठीक है, 6 छके 36, और 6 से 6 कट गया ये, तो ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 6 दूने 12, 6 दूने 12 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो त्रिज्यखंड आया, ये जो सेक्टर है, इसका एरिया आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट में आप करना है, फॉर्मूला आप जरूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए इस रूप में क्वेश्चन को करेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस आजकल कर लीजिए, बुक की पूरी बुक की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। या हो सकता है कुछ पोर्शन आपने छोड़ा हुआ हो, तो उतने का ही प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया सा, जितने आपने पहले से तैयारी की हुई है, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, सैंपल पेपर का सॉल्यूशन भी डाला है, बोर्ड का जो सैंपल पेपर है, इस समय बोर्ड ने जो सैंपल पेपर जारी किया, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। प्री बोर्ड का पेपर का इस सॉल्यूशन है, इसको भी आप अवश्य देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HCF किस किस का 306 और 657 का 6 है, महत्तम समापवर्तक इन दोनों का 6 है, तो एलसीएम निकालना, लघुत्तम निकालना है। महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है कि HCF, ये दो संख्याएं जो मेरे पास है 306, 657, ठीक है। पहले मैं चलो फॉर्मूला लिख लेता हूं, तब मैं इस पर अप्लाई करूंगा फॉर्मूले को। आप देखिए, फॉर्मूला होता है HCF, ए और बी का HCF इंटू LCM, ए और बी का LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। दो संख्याओं का HCF गुणा गया दो संख्याओं का LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। A और B का HCF गुणा गया A और B का LCM, इन दोनों का गुणा बराबर A गुणा B, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह ये है, तो कितना हो जाएगा, HCF 306, 657 इंटू LCM ये वाला 306, 657 इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा देखो, A की जगह क्या है 306, B की जगह क्या है 657, तो फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो A की जगह क्या है, ये है, तो 306 इंटू बी की जगह दूसरी संख्या है 657। क्लियर, बड़ा सरल है, फॉर्मूला आप अवश्य तैयार रखिए ये वाला, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो HCF दिया हुआ है, HCF कितना है 6 दिया हुआ है, 6 इंटू LCM
306 657 बराबर 306 इंटू 657, ये हमको दिया हुआ है। HCF दिया हुआ है 6, निकालना है LCM, तो ये गुणा में है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो LCM 306 657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए, 6 पंजे 30, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 कम 6, तो ये हो गया 51 इंटू 657, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 657 और 51 का, तो 657 इंटू 51, इन दोनों को मैं गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। कितना आएगा, 1 से गुणा होगा 7 5 6, फिर 5 से 7 पंजे 35, 3 5 पंजे 25 और 3 28, 2 6 35 और 2 32, तो 7 5 5 10 1 8 1 9 और 6 15, 1 2 1 3 3, तो ये हो गया LCM 306 657 का LCM आ गया 33,507, 33,507, ठीक है। अच्छा, इस प्रश्न में एक चीज़ और है, शायद मैंने प्रश्न गलत उतार दिया है, यहाँ पर ये 9 है एक्चुअली, ये 6 नहीं बल्कि क्या दिया हुआ 9 है, तो चलो 9 से कर लेता हूँ। क्वेश्चन में प्री बोर्ड का जो पेपर है ना, इसमें 9 दिया हुआ है, HCF 9 है। यदि 6 भी होगा तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है ना। यदि 6 भी दिया रहेगा तो उससे तो ये हो गया है, 7 पंजे 35, 3 5 28 का 8 2 6 35 32, 7 10 15 3 3। चलिए, एक प्रश्न आपको और सॉल्व हो गया, मैंने 6 के हिसाब से किया, यहाँ पर 9 दिया हुआ है तो इसको भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसको मैं 9 कर लेता हूँ, HCF दिया हुआ है, HCF इन दोनों का 9 दिया हुआ है, तो अब आप देखो उसके लिए भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न उतारते इस समय, या प्रश्न तो नहीं उतारना है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप क्वेश्चन करेंगे, पर जब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं जो संख्याएं दे रखी हैं उनको नोट करने में, उनको लिखने में कॉपी में गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मुझसे अभी हो गई, मैंने ये 6 लिख दिया जबकि 9 दिया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो चलिए HCF 9 है, मैंने ये लिख दिया, मुझे LCM चाहिए, तो LCM 306 657 बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ गुणा में है, ये इसके हर में आ जाएगा। यदि मुझे LCM चाहिए तो 9 गुणा में यहाँ वो भाग में आ जाएगा, 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब 9 से ये कट जाएगा, 9 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसी को काट लेता हूँ। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 2 बचा 27, 9 यहाँ 27, तो ये हो गया 306 इंटू 73, ये हो गया। अब 306 और 73 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पर, 306 इंटू 73, 6 तियाँ 18, 3 तियाँ 9, 7 छके 42, 7 तियाँ 21, तो 8 2 और 1 3 और 4 13 का 3 1 और 1 2 2, तो ये हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 306, किसका, इन दो संख्याओं का LCM हो गया 22,338, 22,338, इस टाइप से करना है, सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि लिखना कैसे है कॉपी में,
तो इसी रूप में करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के बाद जब आप दूसरा करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आप किया, जब क्वेश्चन नंबर 10 आप करेंगे तो 3 लाइनों का गैप छोड़ देंगे, तब क्वेश्चन नंबर डालेंगे नेक्स्ट और सॉल्यूशन कर देंगे। फॉर्मूला आप अवश्य लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर स्टूडेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए, फॉर्मूला आप अवश्य लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को ये मालूम हो जाता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, इसको फॉर्मूला आता है। जैसे मैं कहूँ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है तो सूत्र पहले लिख दो। फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बच्चे को पता है। हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो गई तो कुछ ही मार्क्स कटेंगे, कुछ आपको अवश्य मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला आप अवश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 0 के बाद 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3 आप जानते हैं ना, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन पॉजिटिव। एक पूर्णांक के बाद उसका क्रमागत कैसे निकलता है, एक जोड़ करके निकलता है। क्रमागत मतलब सक्सेसिव, क्रम से आने वाला। जैसे 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा 9, एक एक जोड़ करके। इसमें 1 प्लस करूंगा ये आएगा, 1 प्लस करूंगा ये आएगा, 1 प्लस करूंगा 10 आएगा, ठीक है। तो क्रमागत का मतलब यही हुआ कि एक जोड़ करके अगला मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम हमको कि कौन है वे धनात्मक पूर्णांक, तो हम बीजगणित की मदद लेते हैं, अलजेब्रा की मदद लेते हैं कि वो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन है। मैं मान लेता हूं, माना एक पूर्णांक x है तो क्रमागत एक धनात्मक भी लिख लेता हूं, एक धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना तो इसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, क्रमागत क्रम से आने वाला। x के बाद कैसे निकलेगा, इसके आगे वाला +1 करना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था 9 के बाद क्या आएगा, 9 + 1 10, 10 के बाद कौन सा आएगा क्रमागत पूर्णांक, 10 + 1 11। तो x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्रमागत पूर्णांक इससे अगले वाला कौन सा हो जाएगा, x + 1, 1 प्लस कर दीजिए +1, ठीक है ना, ये हो गया। तो एक पूर्णांक x है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1 है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि प्रश्न में हमको क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, इसका वर्ग और इसका वर्ग, भाई इसका वर्ग, जिनके मतलब जिनके वर्गों, इसका वर्ग क्या होगा x का ये, और इसका वर्ग क्या होगा x + 1 का वर्ग, जिनके वर्गों का योग मतलब प्लस, इसका वर्ग क्या ये आया, इसका वर्ग क्या ये आया, वर्ग मतलब स्क्वायर, और योग बोल रहा है प्लस कर दो दोनों का, इन दोनों के वर्गों का योग करिए। और प्रश्न में दिया हुआ है हमारे हिसाब से तो वर्गों का योग ये आया और उनके हिसाब से ये है, तो एक समीकरण बन गई 365। हमारे हिसाब से वर्गों का योग ये है और उनके हिसाब से ये है, ना हम गलत हैं ना वो गलत हैं, इसका मतलब दोनों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, तो बन गई समीकरण। अब देखो x² + a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है,
ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुणा ये 2 गुणा गया एक्स गुणा गया 1 2ab। इससे खोल दिया ना, ए स्क्वायर मतलब ये ए है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 तो 1 स्क्वायर ये लिख दिया। 1 स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी 2 गुणा गया एक्स गुणा 1 ये लिख दिया बराबर 365। अब जोड़ो देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस होगा तो 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस किया 2x स्क्वायर और 2x 1 का मल्टीप्लाई 2x 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ये है प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ठीक है ना। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, ये प्लस है यहाँ की क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना हो गया मेरे पास इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365। यहाँ ध्यान रखना प्लस का 1 है और माइनस का माइनस 365। ठीक है। तो आप देखो आपके पास 1 रुपया है और माइनस 365 मतलब 365 रुपये का आपने कर्जा किया हुआ है। ठीक है। 1 रुपया आपके पास है, इतने का कर्जा है आपके पास, तो 1 रुपया आप दे देंगे तब भी कितने का कर्जा रहेगा 364 का। तो 365 बराबर 0। ये माइनस का है ना, इतना कर्जा है, माइनस को आप कर्जे के रूप में समझिए। इतने का कर्जा आपके पास केवल 1 रुपये है, 1 रुपये आप दे देंगे फिर भी 364 रुपये का कर्जा रहेगा। अब ये जो समीकरण बनी यहाँ से 2 का भाग चला जाता है, यहाँ भी 2 का भाग चला जाता है, यहाँ भी 2 का भाग चला जाता है। 2 से समीकरण में भाग कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो एक्स माइनस यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 फिर 16 2 × 16 फिर 2 दूनी 4 बराबर 0। आप समझ गए होंगे पूरी समीकरण में मैंने 2 से भाग करा, यहाँ किया एक्स स्क्वायर है, यहाँ किया 2 से भाग करेंगे कट जाएगा ना एक्स हो गया माइनस, यहाँ 2 से भाग किया 2 एकम 2 2 × 16 2 दूनी 4 ये हो गया, और यहाँ 2 से भाग किया तो 0 0 में 2 से भाग होगा 2 ही होगा। तो ये बन गई समीकरण। अब एक कैसी समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस द्विघात समीकरण को मैं हल करूंगा। ठीक है ना। अब द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका कई विधियां आपके कोर्स में हैं, कई विधियां आपकी बुक में दी हुई हैं। मैं सरलतम विधि का प्रयोग करता हूं। क्या करते हैं देखिए, ये जो है ना ये अपने आप में त्रिपदी है, 3 पद हैं इसमें। तो इसके और इसकी गुणा, इसके और इसके गुणा करूंगा तो माइनस 118 गुणा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 118 एक्स स्क्वायर। इसके 2 ऐसे खंड करेंगे, इसके 2 ऐसे हिस्से करेंगे कि उनको जोड़ या घटा करके प्लस एक्स आना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मतलब माइनस 118 का ऐसे भाग करूंगा कि प्लस माइनस करके 1 आ जाए प्लस 1, ये प्लस 1 एक्स है। तो 118 का देखो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। पहले 2 से 2 पंजे 10 2 9 18। ठीक है। फिर इसमें किसका भाग जाएगा 13 3 39, किसका इसमें डिवीज़न होगा, किसका भाग जाएगा, देखो किसका भाग जाएगा डियर स्टूडेंट। मैं इसको 2 पंजे 10 2 9 18 2 पंजे 10 2 9 18 और किससे इसको कर सकता हूँ 9 2 18 5 10 और 1 11। पर ऐसे में हिस्सा बन नहीं रहा है, ऐसे में हिस्सा नहीं बन रहा है। तो मैं और किस किस का गुणा कर दूँ इसमें,
डियर स्टूडेंट, किस किस का गुणा कर दूं? थोड़ा यहाँ पर मुझे लिखने में गलती हो गई, 182 है ना ये, तो मुझे 182 गुणा एक्स स्क्वायर करना चाहिए था, यहाँ लिखने में गलती हो गई। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे ऐसी गलती ना हो, इसके और इसकी गुणा -182 गुणा एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -182 एक्स स्क्वायर। अब इसके गुणनखंड करो मैं, देखो तभी मैं कह रहा था ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो 182 के गुणनखंड करिए, 2 से करिए पहले, 2 9 18, 2 कम 2। ठीक है, अब किसका जाएगा इसमें? 7 से जाता है, 7 कम 7, 2 7 21, 13 आ गया। अब देखो 182 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 दूने 14। ठीक है, पहले इसको देखिए ऐसा, 182 को क्या लिख दूंगा? 2 गुणा गया 7 गुणा गया 13। ठीक है, अभी कितना हो गया? 7 दूने 14, 14 गुणा 13, 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। ये तो ठीक है, परंतु प्लस एक्स कैसे आएगा? क्या दो हिस्से करेंगे तो इसको मैं प्लस का बनाऊंगा, इसको माइनस का बनाऊंगा। 14x माइनस 13x बराबर x, और 14x गुणा गया माइनस 13x, इन दोनों का गुणा करूंगा तो -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो हो गए इसके दो पार्ट, कौन कौन हो गए? 2 हिस्से कौन कौन हो गए? +14x -13x। ठीक है ना, ये प्लस का है, किसका है? माइनस का है। इसमें से माइनस करेंगे तो +x आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यह है तरीका। इसमें से माइनस के ये आ गया, इसमें इसका गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए डियर स्टूडेंट सॉल्व करता हूँ इसको। क्या करूँगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 क्या हो गया? 14 गुणा 13, 14 गुणा गया 13 बराबर 182। अब समीकरण को सॉल्व कर लो। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण का हल कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ गया डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों के जोड़ा बनाते हैं, इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन आ गया इन दोनों में, यहाँ पर बच गया x, प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 14। यहाँ -13 कॉमन ले लीजिए, -13 कॉमन ले लीजिए तो -13 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया +x, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ बच गया +13 बाहर आ रखा है, ये हो गया 14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक कॉमन है, x + 14, तो लिख रहा हूँ x प्लस, दिस इम्प्लाइज दैट, एक लाइन में दो बराबर नहीं लिखते ना, तो x + 14 ये कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर बच गया x माइनस 13 बराबर 0। ठीक हो गया, इन दोनों का गुणा 0। अब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो ये 0 है या ये 0 है या दोनों 0 हैं। ठीक है, तो यदि मैं लिख दूं कि यदि x + 14 बराबर 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -14, x + 14 0 है तो x बराबर क्या होगा? दाएं पक्ष में लेगा माइनस हो गया। अभी क्या है? ऋणात्मक है और हमको क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो जो कि धनात्मक नहीं है, जो कि धनात्मक नहीं है, ये धनात्मक नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। आप लिख देंगे कि इसको हम नहीं लेंगे। तो हम किसको लेंगे? आप देखिए दूसरा फैक्टर, आप देखिए दूसरा फैक्टर क्या है? 0, उसको देखते हैं। दूसरा ये वाला 0 कर लेता हूं, x - 13 बराबर 0, तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 13।
x का मान आ गया 13। तो दो क्रमागत पूर्णांक धन पूर्णांक थे, तो एक धनात्मक पूर्णांक x हो गया, तो एक धनात्मक पूर्णांक ये हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा क्रमागत x + 1। तो एक धनात्मक पूर्णांक क्या आ गया हमारे पास 13। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, x + 1 13 धन 1 कितना हो गया 14। ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये अब आप 13 का वर्ग करेंगे, ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक 13 और एक कितना हो गया 14। अब जो प्रश्न है, अब उत्तर भी आप जांच सकते हैं कि जो मैंने काम किया, जो मैंने यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकाले वो सही निकले कि नहीं। तो इनका वर्ग कर लीजिए, 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग। 13 का वर्ग हुआ 169 प्लस 56 और 196। 14 का वर्ग 196, 13 का 169 जोड़ लीजिए, 9 और 6 15 का 5 1, 10 और 6 16 का 6, ये आ गया 365। ये तो है, क्रमागत भी है। 13 और 14 क्या है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, और इनके वर्गों का योग भी आ गया। इसका मतलब आपका जो आपने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक हो गया, यहीं पर उत्तर की जांच भी होगी। तो उत्तर की जांच रफ में कर लीजिएगा, ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का भी आ सकता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा होगा, पर ठीक से आप समझ लीजिए इसको। इस क्वेश्चन को आप ठीक से समझ गए तो काफ़ी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4s² - 4s + 1। यह है द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चर s है, s का स्क्वायर, ये द्विघात है। ठीक है, द्विघात बहुपद इसके शून्यक निकालते हैं। कैसे निकलेंगे? 4s² हो गया 2s का स्क्वायर माइनस 4s हो गया 2 गुणा गया 2s गुणा 1 प्लस 1 हो गया 1²। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। 4s को मैंने क्या लिख दिया 2 × 2s × 1। 1 क्या है 1²। अब 4s² क्या है 2s का स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर है? ये है एक्चुअली 2s - 1 का होल स्क्वायर है। 2s - 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2s का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 2s × 1, ये तो है ही। ठीक है, अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए, इस द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक मतलब ये जो चर है ना s के वे मान जिनको यहां रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्य का है। और 2 घात का है तो 2 शून्य होंगे इसके। ठीक है, चर की घात के अधिकतम 2 इसके शून्य होंगे। s के हुए 2 मान जिसके लिए क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो इसको मैं अपनी तरफ से शून्य रखूंगा, क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। 2s - 1² = 0 रखने पर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे शून्य चाहिए, मुझे इसको शून्य बनाना है। शून्य कब होगा ये s के किस मान के लिए? तो इसको मैंने 0 कर दिया। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि 2s - 1 गुणा गया 2s - 1 बराबर 0। स्क्वायर है ना,
तो ये गुणा ये स्क्वायर हो गया, 0 हो गया। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, तो ये तो वही है, जो ये है वो ये है। तो 2s - 1 बराबर 0, इसका मतलब हो गया 2s बराबर 1, तो इसका मतलब हो गया s बराबर 2, इसके नीचे आ जाएगा 1/2। तो s के 2 मान हो गए, s के 2 मान कौन कौन हो गए, 1/2 और 1/2। इसको 0 किया है तो s का मान 1/2, इसको 0 करूंगा तो s का मान 1/2। तो ये हो गए 2 शून्य, 2 शून्य निकल गए। बहुपद के 2 शून्यक, बहुपद के 2 शून्य कौन कौन हो गए, 1/2 और 1/2। तो एक प्रश्न तो आपका बोर्ड में ऐसा ही बन सकता है कि इस बहुपद के शून्यक निकालिए, तो शून्यक तो ही निकल गए। तो है ही है, द्विघात के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हो गए 1/2 और 1/2 हो गए। ठीक है, अब इसके आगे भी आपसे पूछ रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये द्विघात बहुपद है और आप जानते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण मानक रूप में, द्विघात समीकरण आप जानते हैं ऐसी लिखी जाती है, x² + bx + c बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, और यदि आप द्विघात बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद लिखते हैं, तो द्विघात बहुपद लिख लीजिए। द्विघात समीकरण की जगह मैं द्विघात बहुपद लिख देता हूं, तब मैं इसको 0 नहीं करूंगा। ठीक है, द्विघात बहुपद, ये हो गया द्विघात बहुपद, ax² + bx + c। द्विघात समीकरण चाहिए तो बराबर 0 कर दो। ठीक, अब द्विघात बहुपद, इसकी तुलना इससे करने पर हमारे पास तो द्विघात बहुपद ये है, तो इन दोनों की तुलना करते हैं। 4s² - 4s + 1 से करने पर इन दोनों की तुलना कीजिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखो x² है, तो मैं x की जगह s कर लेता हूं, s², s। ठीक है ना, x की जगह यहां पर क्या s है, तो s² का गुणांक ये है, s² का गुणांक 4 है, तो a बराबर 4। ठीक है, ठीक है ना, a बराबर 4 यहां लिख देता हूं, a बराबर 4, b बराबर b × s -4 × s, s b का मान -4, b = -4, c + 1, c = 1। ठीक हो गया, ये आ गया, आया समझ में। अब आप देखो मैं क्या करता हूं डियर स्टूडेंट, जब मेरे पास ये सब आ गया तो बहुपद के मैं लिखता हूं यहां पर, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, गुणांकों में संबंध, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। बहुपद के गुणांक ये हैं a b c, और शून्य के निकले हुए हैं 1/2 1/2। इनमें क्या संबंध है, आप देखते हैं कि शून्यकों का योग, क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a, और -b/a का मतलब क्या हो गया, -b मतलब s का गुणांक, s का गुणांक बटे a मतलब s² का गुणांक, x² का गुणांक, s² का गुणांक a है, ये लिख दिया, और b क्या है, s का गुणांक है, तो s का गुणांक
आप रख लीजिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर s का गुणांक, s का गुणांक क्या है -4, ये है s का गुणांक, ठीक है ना, -b/a है, b की जगह -4 है, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, s का गुणांक -4 या कहें b की जगह -4, तो -4 बटे s² का गुणांक बोलो चाहे a बोलो, तो a कितना है, ये है 4, ये आ गया 4, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर बहुपद के शून्यक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, कैलकुलेशन मैंने करनी है तो बहुपद के शून्यक मैं यहाँ सेव करके लिख लेता हूँ। आप देखिए बहुपद के शून्यक, यहाँ से बहुपद के शून्यक क्या रखें हमारे पास, बहुपद के शून्य क्या आए हुए हैं 1/2, 1/2, ठीक हो गया। अब चलो यहां आप देखो, अब मैं आगे बढ़ाता हूं इस काम को, ठीक है ना, जो प्रश्न आपके पास है उसके हिसाब से काम करते हैं। ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझेंगे। शून्यकों का योग मेरे पास क्या आ गया, शून्यकों का योग यहां से शून्यकों का योग माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 बराबर 1। शून्यकों का योग 1 आ गया गुणांकों के हिसाब से, बहुपद के गुणांक उसके हिसाब से शून्यकों का योग क्या आ गया 1 आ गया। और यहां बहुपद के शून्यकों का योग देखो, बहुपद के शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यकों का योग, बहुपद के शून्यक मेरे पास ये आ रखे हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो चाहे मैंने यहाँ से किया गुणांकों का हिसाब लगा करके, गुणांकों में मान रख करके शून्यकों का योग -b/a करके, शून्यकों का योग बराबर -s का गुणांक बटे s² का गुणांक करके वहाँ से भी 1 आया, और जो मेरे पास बहुपद के शून्यक थे उनका योग भी कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा आपका है बहुपद के शून्यकों का, बहुपद के शून्यकों, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल ये होता है बराबर c/a। ये है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। उसके लिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, और c मतलब कांस्टेंट, ठीक है, स्थिर राशि जो इसमें दिया हुआ है, स्थिर राशि c/a। c कितना है, c आपका 1 है, बटे a कितना है 4 है। तो बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, जब मैंने क्या किया, जब मैंने गुणांकों का प्रयोग किया तो c/a आया, मतलब c/a होता है ना शून्यकों का गुणनफल, इसके शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल आता है c/a, तो आ गया 1/4। परंतु बहुपद के शून्यक मैंने यहाँ भी निकाल रखे हैं, इनका गुणनफल कर देता हूँ, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणा कर दो 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया 1/4, ठीक है ना। तो चाहे मैं बहुपद के शून्यक निकाल करके बहुपद के शून्यकों का योग देखूं, चाहे उनका गुणन देखूं, वही बात कहाँ आ रही है,
जो कि मैं गुणांकों के हिसाब से शून्यकों का योग देख रहा हूं या शून्यकों का गुणनफल देख रहा हूं। तो होगी गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों का योग, गुणांकों का प्रयोग करके भी वही आया। शून्यकों का गुणनफल, गुणांकों का प्रयोग करके भी वही आया जो यहां से बहुपद के शून्य थे, इनके हिसाब से देखा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर कि शून्यकों तथा, बस एक लाइन लिख देनी है, शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता स्पष्ट हो गई। संबंध की सत्यता स्पष्ट हो गई। ठीक हो गया, ठीक है ना। प्रश्न को आप समझे। दो प्रकार से मैं क्या समझा रहा हूं, शून्यकों का योग, एक तो मैंने एक तरीके से गुणांकों का योग, शून्यकों का योग इस वाले सूत्र से किया, और शून्यकों का गुणनफल इस वाले सूत्र से किया गुणांकों का प्रयोग करके। और दूसरे हिसाब से मैंने यहां पर शून्य निकाले हुए हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग यहां से और शून्यकों का योग यहां से समान आ गया। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल इससे गुणांकों का प्रयोग करके, और शून्यकों का गुणनफल यहां जो शून्य आए हुए थे उनका गुणनफल करके समान आ गया। तो हो गया ना सत्यता की जांच। तो ये प्रश्न आपका तैयार कर लीजिए, 4 मार्क्स का भी बोर्ड में पूछा जा सकता है इस रूप का प्रश्न। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं।